हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुद्धा आईएएस। बुद्धा आईएएस के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 27 में के करंट अफेयर्स के बारे में। तो इससे पहले आपको बता दें कि हमारी ये डेली करंट अफेयर्स सीरीज में काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है और इसके महीने के लास्ट में आपको एक रिवीजन एक्सरसाइज मिलेगी। उसमें 300 बेस्ट एमसीक्यू रहेंगे और वो बहुत उपयोगी होती है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हों तो आप उसको देखिए। ये करंट अफेयर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, तो इसको मिस मत करिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो थायराइड ये गले में होता है, तो विश्व वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार काला तेंदुआ देखा गया। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में काला तेंदुआ देखा गया। यह अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? ये पूछ रहा है कि यह काला तेंदुआ किस राज्य में है, आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? गोवा, महाराष्ट्र, केरल या झारखंड। तो गोवा के बारे में बात करें तो गोवा में 6 वन्यजीव अभ्यारण्य और 1 राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे पहला नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, गोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य, बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, डॉक्टर सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य और एक नेशनल पार्क है, मात्र एक ही नेशनल पार्क है, भगवान महावीर नेशनल पार्क, तो गोवा में है। और ये जो बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये गोवा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। बोंडला गोवा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक पहले जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे और इन्हीं के टाइम पे 370 को हटाया गया था। और बात करें तो सत्यपाल मलिक कह सकते हैं कि पहले जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल थे। संयुक्त राष्ट्र सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सम्मानित करेगा इनको? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, देखते हैं। मेजर सुमन गवानी किसी भारतीय शांति दूतावास को मिलने वाला यह पहला पुरस्कार है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और इसी दिन यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार कौन देगा? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव प्रदान करेंगे। और यह अवार्ड इनको किस लिए दिया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में योगदान के लिए इनको दिया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेजर सुमन गवानी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इनको प्रदान करेंगे 29 मई को और संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। और महत्वपूर्ण तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में जो योगदान देगा उसके लिए दिया जाता है। एक इम्पोर्टेंट बात है कि यह पुरस्कार 2016 में शुरू किया गया था। भारत के किसी शांति दूत को यह पहली बार मिल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉटेस लालटेन फेस्टिवल किस देश में मनाया जाता है? इससे पहले हम इसका एक आंसर देखें कि जो मीनाक्षी लेखी ये एक राइटर है। इन्होंने एक बुक लिखी है द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। इनकी बुक का नाम है द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। और यहाँ पे एक है नयनतारा सहगल, इन्होंने भी एक बुक लिखी है। तो इनकी बुक का नाम है द फेट ऑफ बटरफ्लाई।
द फेट ऑफ बटरफ्लाई। और यहाँ पे एक ऑप्शन अरुंधति राय, इनकी भी एक बुक है, इन्होंने भी एक बुक लिखी है अरुंधति राय ने। इनकी बुक का नाम है द सेडिटियस हर्ट। सेडिटियस हर्ट। लॉटेस लालटेन फेस्टिवल किस देश में मनाया जाता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? लॉटेस लालटेन फेस्टिवल भारत, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, किस देश में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हाल ही में मनाया, अभी मई में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें बौद्ध की बहुत सारी झांकियाँ बनाई जाती हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई जाती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जापान के साथ हम युद्धाभ्यास करते हैं, 3 युद्धाभ्यास करते हैं जापान के साथ। शिनयुयु मैत्री, धर्मा गार्डियन और सहयोग टाइजन। एक युद्धाभ्यास हमारा होता है भारत, जापान और यूएस के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मालाबार युद्धाभ्यास। मालाबार युद्धाभ्यास। और अमेरिका के साथ हम करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास। 2-3 युद्धाभ्यास करते हैं अमेरिका के साथ। एक हमारा वायुसेना का युद्धाभ्यास है कोप इंडिया, और एक युद्धाभ्यास के नाम से ही युद्धाभ्यास करते हैं। और एक करते हैं हम वज्र प्रहार। ये युद्धाभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया? इसका सही आंसर होगा चीन। इसने अभी हाल ही में ड्रोन परीक्षण किया है, और ये भारत चीन सीमा के बीच लद्दाख के आसपास ये उसकी निगरानी रखने के लिए स्थापित करेगा। और हम चीन के साथ एक युद्धाभ्यास करते हैं हैंड इन हैंड। गौरतलब है कि इस समय भारत और चीन के बीच तनाव बहुत ज़्यादा है। लद्दाख में प्योंगयांग लेक के आसपास उस जगह को लेके समय बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है। और भारत के रिश्ते थोड़ा से कड़वाहट है चीन के साथ। भारत ही के क्या, विश्व के बहुत सारे देशों के साथ चीन के रिश्ते गड़बड़ हो गए हैं। जर्मनी की एक कंपनी थी, फुटवियर कंपनी, मुझे बता सकते हैं उस कंपनी का नाम क्या था? जो फुटवियर कंपनी है जर्मनी की, उसका कंपनी का नाम क्या है? मुझे कमेंट में लिख के आप बताइए। उसने चीन से अपना पूरा कारोबार समेटने की बात कही थी। तो ये चीन तो कोविड-19 को लेके चर्चा में है ही। और हाल ही में अमेरिका ने कोल्ड वॉर की घोषणा भी कर दी है। कोल्ड वॉर एक प्रकार का विचारों का युद्ध होता है, ऐसा नहीं है कि सैन्य युद्ध होता है। कोल्ड वॉर भारत और अमेरिका और रूस के बीच में बहुत दिन तक कोल्ड वॉर चला, और फाइनली 1991 में आके ख़त्म हुआ। और अब अमेरिका ने घोषणा कर दी है चीन के साथ कोल्ड वॉर की, कि हम कोल्ड वॉर करेंगे चीन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चीन। हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी? क्या कारण था घोषणा करने के लिए? मात्र 30 साल की थी। अमेरिका, इसका सही आंसर अमेरिका की हो ये, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इनके पास क्या थी? चोट से हमेशा परेशान रहती थी, और इन्होंने अपने चोट के चलते एक संन्यास की घोषणा कर दी। यही सबसे बड़ा इनका कारण था कि हमेशा चोट से ग्रसित रहती थी। बहुत अच्छी खिलाड़ी थी ये अमेरिका की, और इन्होंने हाल ही में घोषणा करी कि हम अब टेनिस नहीं खेलेंगे। चीन के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात और है। एक चीन और जापान का विवाद है। चीन और जापान के बीच एक विवादित क्षेत्र है सेनकाकू द्वीप। ये भारत, चीन और जापान के बीच में
विवाद चल रहा है। और चीन का मंगल मिशन का नाम क्या है? क्या मुझे आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं? चीन के अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? मंगल मिशन है। इसका नाम है तियानवेन। ये चीन का मंगल मिशन है। हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? क्या सही होगा आज इसका आंसर? जानवी फूकन को अभी इसका FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, FLO का फुल फॉर्म होगा फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जानवी फूकन। भारत और किस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और बिग डाटा माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की? इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और जापान। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा इजराइल। इजराइल के राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू। 5वीं बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं इजराइल के। बहुत अच्छे राष्ट्रपति कह सकते हैं। भारत के संबंध इनसे बहुत अच्छे हैं। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराएंगे? पूछ रहा है कि भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC की बात कर रहा है। किस पूर्व न्यायाधीश ने इसका उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? AK सीकरी। और IDRC का मुख्यालय है दिल्ली। इसकी बात करें, इसके बारे में देखें तो ये मध्यस्थता समिति में उच्च न्यायालय, जिला अदालतों के पूर्व न्यायाधीशों के अलावा इसमें पूर्व नौकरशाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA, वास्तुकार, उद्योग जगत के दिग्गज लोग शामिल हैं। न्यायमूर्ति AK सीकरी सिंगापुर इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश भी हैं। AK सीकरी की बात करें तो यह सिंगापुर इंटरनेशनल कोर्ट के न्यायाधीश भी हैं, सिंगापुर। तो ये इम्पोर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि का सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है? यहाँ बात कर रहा है केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत जो सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम है उसको लागू करने के लिए शुरू किया है। तो यहाँ आपको बता दें कि इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु ने क्यों किया? क्योंकि पश्चिमी घाट में इसके कुछ जिले गिरिपादी क्षेत्र में आते हैं, पर्वत के नीचे ढलानों पर आते हैं, वो हमेशा से जानवरों से बड़ा ग्रसित रहते हैं, तो वहाँ एग्रीकल्चर को बहुत खतरा रहता है। तो उसने कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को, बाढ़ कृषि सुरक्षा लागू करने के लिए वहाँ पे बिजली उत्पादन भी होगा और बिजली के तार भी डाले जाएंगे ताकि खेती को आसानी से बचाया जा सके। तो इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व भी हैं। 4 टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। एक है का नाम है उसका कालकड़ मुन्ननथुरई करके है, और अन्नामलाई, मधुमलाई ये टाइगर रिजर्व हैं, और सत्यमंगलम। 4 टाइगर रिजर्व हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे बात करें हम, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं, और MP को ही टाइगर रिजर्व का या टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। तो इसकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है और एक है नल सरोवर
पक्षी अभ्यारण्य या नल सरोवर अभ्यारण्य। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। उड़ीसा में चिल्का अभ्यारण्य आपको पता ही है, चिल्का और सिमलीपाल अभ्यारण्य है। उड़ीसा में चिल्का और सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य है। इवेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? ये भारतवंशी अमेरिकी हैं, इनको हाल ही में इवेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। इनका सही आंसर होगा राजीव जोशी। क्या सही आंसर होगा? राजीव जोशी। बहुत महत्वपूर्ण है राजीव जोशी, क्योंकि इन्होंने किट विकसित की है, एक जो आपका वेंटिलेटर है, बहुत सस्ता वेंटिलेटर बनाया है, इसलिए इनको मिला यह पुरस्कार। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो आपके नवीन चावला थे, नवीन चावला थे, चुनाव आयुक्त थे। कौन थे? 2019 के चुनाव में कौन थे? चुनाव आयुक्त। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एवरी वोट काउंट। नवीन चावला की पुस्तक थी एवरी वोट काउंट, एवरी वोट काउंट। तो बहुत महत्वपूर्ण है। और पंकज कपूर की एक बुक है, उपन्यास है पंकज कपूर का उपन्यास है। इन्होंने लिखा है दोपहरी। और अगर रुचि शर्मा की बात करें, इन्होंने एक बुक लिखी है डेमोक्रेसी ऑन द रोड। डेमोक्रेसी, ये रुचि शर्मा की बुक है, डेमोक्रेसी ऑन द रोड। तो ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न आपको मैं बोलता हूँ। आज मुझे आप कमेंट में करके बताइएगा कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ कौन कौन से बैंकों को मर्ज किया गया है, और पंजाब नेशनल बैंक के साथ किन दो बैंकों को मर्ज किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ। और एक और है कि यूनियन बैंक के साथ किन दो बैंकों को मर्ज किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंकों के साथ किन दो बैंकों को मर्ज किया है। तो आप इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। द बुद्धा IAS के नाम से हमारा ही चैनल है, द बुद्धा IAS। और अगर मुझे इंस्टाग्राम में आप फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी आईडी है टायरलेस, TIRELESSOUL, टायरलेस सोल ऑफिशियल, OFFICIAL। थैंक्स फॉर वॉचिंग।